ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಗೆಲುವಿನ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 224 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಮೋದಿ ಟೆಲಿಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. आपसे हिंदी में कभी बीच बीच में अंग्रेजी में कर लूंगा. कर्नाटक के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का 3 सूत्रीय एजेंडा है. डेवलपमेंट, फास्ट पेस डेवलपमेंट और ऑल राउंड डेवलपमेंट. डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट. विकास, विकास, विकास. भाजपा ने पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है और चीजों में उलझने के बजाय डेवलपमेंट पर ही ध्यान केंद्रित करके हम सरकार भी चलाते हैं, चुनाव के मैदान में भी जाते हैं और जनता के बीच भी डंके की चोट पर आंख में आंख मिला करके डेवलपमेंट के मुद्दों की बात करते हैं. मैं जानता हूं पहले राजनीतिक दल, सरकारें डेवलपमेंट के मुद्दों से कतराती थी, डरती थी, चर्चा करना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि डेवलपमेंट ऐसी चीज है जिसको नापा जा सकता है, मेजरेबल होती है. पहले क्या था, अब क्या है. पहले गति कितनी थी, अब गति कितनी है. पहले कहां पहुंचे थे, अब कहां पहुंचे. इसका लेखा जोखा होता है और ये उन राजनीतिक दलों को मंजूर नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पूरी राजनीति जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, बिरादरियों के आधार पर, अगड़े पिछड़ों के आधार पर न जाने कितने टुकड़े समाज के करते रहे. और ये चालाक लोग क्या करते हैं, हर बार एक जाति समूह को एक ऐसा लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं कि उस पूरे चुनाव में वो उसी के अंदर फंस जाता है और भावनावश वोट करने के लिए प्रेरित हो जाता है. दूसरा चुनाव आता है तो उस समाज को छोड़ करके एक दूसरे गुट को पकड़ लेते हैं, फिर उसको कोई नया लॉलीपॉप पकड़ा लेते हैं. आप पिछले 5 या 10 चुनावों का एनालिसिस कीजिए. इन लोगों ने हर बार एक नए समाज, नए समूह को कुछ न कुछ झूठे वादे पकड़ा दिए और चुनाव में जीतने के बाद उनका उपयोग करने के बाद भूल गए और दूसरे गुट को पकड़ने में लग जाते हैं. मतदाता समूहों को बदलते जाते हैं, लॉलीपॉप नए नए डालते जाते हैं और अपनी राजनीति चलाते जाते हैं. हिसाब देने को तैयार नहीं है, जवाब देने को तैयार नहीं है. कोई इनकार कर सकता है कि भारत के राजनीतिक कल्चर की मुख्य धारा कांग्रेस के कुकर्मों और कांग्रेस के पाप से जुड़ी हुई है. कोई इनकार नहीं कर सकता. और दलों में भी अगर कुछ बुराई आई है तो उसके पीछे भी राजनीतिक कल्चर कांग्रेस की मुख्य धारा के कारण आई है. जब तक कांग्रेस कल्चर को मुख्य धारा से मुक्ति नहीं दिलाएंगे, मैं नहीं मानता हूं कि हम देश में राजनीतिकरण का शुद्धिकरण कर पाएंगे. कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं. हम संगठन की शक्ति पर चुनाव लड़ना चाहते हैं. हम जनता का विश्वास जीत करके चुनाव जीतना चाहते हैं. हम जनता को गुमराह कर करके चुनाव के मैदान में जाने के पक्षकार नहीं है. हमें उनको दिल जीतना है, उनका विश्वास जीतना है और जनता जनार्दन का दिल जीत लेते हैं, विश्वास जीत लेते हैं
तो चुनाव कोई पराजित नहीं कर सकता। अब विकास की मैं बात करूं, इतना झूठ चलाया जा रहा, और आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। कांग्रेस पिछले 2-3 चुनाव में लगातार पराजय के बाद पहले कभी वो 50 चीजों के अंदर 5-10 झूठ डाल देते थे। अब 50 बातों में 40-45 झूठ होते हैं और 5 का भी ठिकाना नहीं होता है। और इसलिए आपको झूठ का भी मुकाबला करना है, अपप्रचार का भी मुकाबला करना है, गुमराह करने के अलग अलग तरीके भी अपनाने होते हैं। विदेशी एजेंसियों को हायर करके रोजाना आपको गुमराह करने के षड्यंत्र चलने वाले हैं। ऐसे समय कार्यकर्ता डिगना नहीं चाहिए, उसका विश्वास डिगना नहीं चाहिए और इनके झूठ में उलझना भी नहीं चाहिए। हमने अपने मुद्दों पर, अपने नक्कर कामों पर हमें आगे बढ़ना है। अब आप देखिए, कर्नाटक में विकास की बात मैं करूं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप कल्पना कर सकते हैं इस प्रकार से हमने काम किया है। यूपीए में इन दिनों भारत यूपीए से क्या होता था और इंडिया के समय क्या होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, हमारे एनडीए के साथियों के साथ सरकार चला रहे हैं। अकेले कर्नाटक में 13 बड़े प्रोजेक्ट रोड के चल रहे हैं और 2 आने वाले शताब्दी तक कर्नाटक के भाग्य में बहुत बड़ा रोल पेला गया है। करीब करीब 14,000 करोड़ रुपयों के काम आज वहां चल रहे हैं। उसी प्रकार से अगर मैं रोड का यूपीए और एनडीए की तुलना करूं, उनके पिछले 4 वर्ष में रोड में कितना खर्चा हुआ और एनडीए के कालखंड में 4 वर्ष में हमारी सरकार देता हूं, उन्होंने यूपी में सोनिया बहन की सरकार चल रही थी, तब 8,700 करोड़ रुपए 4 साल में रोड के लिए लगाए थे। मुझे आज संतोष के साथ कहना है कि कर्नाटक में हमारी सरकार आने के बाद दिल्ली से 27,000 करोड़ रुपया, कहां 8,700 करोड़ और कहां 27,000 करोड़। ये रोड बनने के लिए लोगों को रोजगार मिला है, रोड बनने के कारण सुविधा बनी है, और जब रास्ते बनते हैं तो विकास के नए रास्ते खुल जाते हैं। इस पर हमने बल दिया है। नेशनल हाईवे, उनके जमाने में, मैं 4 साल का हिसाब देता हूं, मेरे 4 साल उनके 4 साल। नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन उनके समय में 1,000 किलोमीटर भी नहीं पहुंच पाए थे। खींच करके भी मैं हिसाब लगाऊं तो 950 किलोमीटर मुश्किल से होता है। हमने 4 साल के अंदर 1,750 किलोमीटर, यानी करीब करीब डबल काम हमने किया, कर्नाटक की धरती पर किया। कर्नाटक की भावी पीढ़ी के कल्याण के लिए काम किया। तो विकास किसको कहते हैं, विकास कैसे करते हैं। अब हमारा बेंगलुरु, अब आप मुझे बताइए, अर्बन, ये कर्नाटक का विकास ये सिर्फ कर्नाटक की जनता का लाभ करेगा ऐसा नहीं। कर्नाटक में हम समझते हैं कि कर्नाटक का आगे बढ़ना मतलब पूरे हिंदुस्तान की दुनिया में एक उत्तम छवि बनाने का वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अर्बन बॉडी, कर्नाटक में कई बड़े बड़े शहर डेवलप हुए हैं, अगर उनका विकास करना है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में कांग्रेस के 4 साल में 380 करोड़ रुपया खर्च किया गया था, 400 से भी कम। 4 साल में 400 से भी कम हमने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 गुना 1,600 करोड़ रुपया खर्च किया। यह अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, मध्यम वर्गीय समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।
गरीबों को जीवन जीने का एक अच्छा माहौल देता है। और ये काम जब होते हैं तो नौजवानों को रोजगार भी मिलता है, और ये काम हमने करके दिखाया है। आज दुनिया क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सारे विषयों की चर्चा करती है। क्या आपने सोचा है कि हम लोगों ने रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी कितनी ऐड की है? और ये कर्नाटक का भाग्य बदलने के लिए मैं कह रहा हूं। कांग्रेस के शासनकाल में 4 साल में रिन्यूएबल एनर्जी कर्नाटक में 2000 मेगावाट जुड़ी। बुजुर्गों की दवाई। हम स्टार्टअप को मदद करना चाहते हैं। हम मुद्रा योजना के द्वारा देश के नौजवानों को अपने पैरों पर आत्मसम्मान के साथ खड़े रह करके 2-4 नए लोगों को रोजगार देने का सामर्थ्य देना चाहते हैं। और इसलिए गरीबी से अगर मुक्ति देश को लानी है तो गरीबों को एम्पावर करना पड़ेगा। और 2022 भारत की आजादी के 75 साल, आज आप जो सरकार चुनने वाले हो वो सरकार 2022 में आजादी के 75 साल मनाने वाली सरकार होगी। आप ऐसी सरकार बनाइए जो भारत सरकार 2022 में भारत के सपने देख रही है उसके अनुकूल हो। आप देखिए, हमने विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया है। चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे किसानों की भलाई का काम हो, चाहे महिलाओं की भागीदारी का विषय हो, चाहे नौजवानों के सपनों को साकार करने का काम हो, चाहे गांव हो या शहर हो, हर क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर गए हैं। और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा कि हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को कोई एक बात में पराजित नहीं कर सकता। ये दुनिया की ताकत लगा ले, और वो है हमारी संगठन की शक्ति। बूथ लेवल का कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ताओं के प्रयासों से हमारी चुनाव की रणनीति बनती है। वे धन के आधार पर मैदान में उतरते हैं, वे झूठ के आधार पर मैदान में उतरते हैं, वे परिवारवाद के आधार पर जुड़ते हैं, वो वंशवाद के आधार पर जुड़ते हैं, वो जातिवाद का जहर फैला करके माहौल बगाड़ने का प्रयास करते हैं। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर चलते हैं। हम देश की एकता को केंद्र में रख करके चलते हैं। हम समाज के सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र को लेकर के चलते हैं। और इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे पिछले दिनों आपके बीच आने का मौका मिला और मैंने देखा कि जो उमंग उत्साह मैंने आप लोगों में देखा है, मुझे भी नई ऊर्जा मिलती थी। कर्नाटक के दूर सुदूर इलाकों को मैं, जहां मुझे रैलियों को मैं संबोधन करने का अवसर मिला, और मैंने देखा है कि कर्नाटक ने परिवर्तन का मन बना लिया है। लेकिन अब जब लोगों ने देख लिया है कि कर्नाटक में कांग्रेस हारने वाली है, तो कांग्रेस की भलाई चाहने वाले या कांग्रेस के माध्यम से खुद की भलाई की आदत जिनको लग गई है, उन्होंने एक नया चर्चा चालू की है। हंग असेंबली आएगी, त्रिशंकु असेंबली आएगी, किसी को बहुमत मिलेगा नहीं। अब वो ऊपर से नीचे पटकने के बाद भी, झूठे आंकड़ों के सहारे भी कांग्रेस को आंकड़ों और अनुमानों के आधार पर जीता नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने तरीका क्या खोजा है? हंग पार्लियामेंट, हंग असेंबली, ऐसे झूठ चला। आपको देखा होगा 2014 में भी नतीजे आने तक देश में एक ही हवा फैलाई गई कि किसी का बहुमत नहीं आएगा, किसी का बहुमत नहीं आएगा, और परिवर्तन की आशा लेकर के बैठे हुए मतदाताओं को निराश करके वो मतदान करने के लिए न जाए, इसके षड्यंत्र चलते हैं। कर्नाटक के लोगों से मैं आग्रह करूंगा, कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, आप पूर्ण बहुमत की सरकार की वकालत लगातार कीजिए। कर्नाटक का भाग्य बदलने के लिए पूर्ण बहुमत वाली सरकार बहुत जरूरी है। दुनिया में आज भारत का नाम रोशन हुआ है, उसका कारण 30 साल के बाद हिंदुस्तान को पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिली है। फैसले करती है, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है। कर्नाटक का भी भाग्य बदलने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार
इसी एक मंत्र को लेकर के आगे चलना है। ये जो अपप्रचार कर करके पूर्ण बहुमत नहीं आएगा किसी को, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी तो बनेगी लेकिन वो अकेली नहीं बना पाई, ये चलाया गया है। ये षड्यंत्र जानबूझ करके चलाया गया है कि उनको मालूम है कि कर्नाटक की जनता ने, दिल्ली ने जो विकास का राह अपनाया है, उस विकास के राह में कर्नाटक को जोड़ने के लिए कर्नाटक की जनता तैयार बैठी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके कर्नाटक के लिए जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं भी आपकी तरह एक कर्नाटक का कार्यकर्ता हूं, ये मान करके चलिए। मैं भी कन्नड़ी का हूं, ये मान करके चलिए, और मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करूंगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे अच्छा लगा, आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, विड्रॉल की प्रक्रिया चल रही है। अब मैदान जंग में कौन कहां खड़ा है वो तय हो चुका है। अब हमारा काम है एक एक मतदाता तक पहुंचना। बाकी प्रचार वगैरह जो चलता है चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज पूरी तरह मतदाताओं के साथ ही जुड़े, यही मेरा आग्रह है। कुछ कार्यकर्ताओं से मैं जरूर सवाल पूछने के लिए इजाजत दे रहा हूं। काफी लोग कब से वो टिक टिक कर रहे हैं, सब सवाल तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आप जानते हैं आज मुझे कल सुबह चीन पहुंच जाना है। कुछ कार्यक्रम और भी बने हुए हैं, लेकिन चीन के दौरे से आने के बाद मैं कर्नाटक की जनता के दर्शन के लिए कर्नाटक आऊंगा। कर्नाटक की जनता के आशीर्वाद खुद आकर के मांगूंगा। ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಟೆಲಿಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठा करके बहुत ही अच्छे ढंग से किसानों को फायदा पहुंचाने की दिशा में उन्होंने काम किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये किसानों को पैसा देती है, गारंटी देती है। इसका हम ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे। राज्य सरकार भी उसमें लाभ किसान तक नहीं पहुंचता था क्योंकि सरकार खरीदी नहीं करती थी। हम राज्य सरकारों को और एफिशिएंट, अब जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी योगी जी ने कितना बड़ा काम किया। पहले जहां गेहूं एमएसपी में 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख टन लिया जाता था और घोषणाएं हो जाती थी एमएसपी का ये दाम, लेकिन लेने की व्यवस्था ही नहीं थी। तो किसान को तो बेचारे को बाजार में जाकर के आधे पैसों से बेचना पड़ता था। योगी जी ने इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी कर दी और मुझे पिछली बार बताया शायद 10 गुना उन्होंने धान एमएसपी में खरीदने में सफलता पाई। अब आप मुझे बताइए कि एमएसपी घोषित करना एक बात है और इसके लिए राज्य सरकारों को एफिशिएंट बनाना होता है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये एफिशिएंसी आएगी जो किसान को उसका फायदा दे। ई मंडी, आज हमने 500 ई मंडी को बल दिया है, उसका लाभ मिलने वाला है। पशुपालन अतिरिक्त बल देना है हमें। हमने बांस की खेती के लिए अलाउ कर दिया है। अगर हमारे खेत के किनारे पर हम बांस की खेती करते हैं तो आप देखिए कितना बड़ा लाभ होता है। आम कर्नाटक के लोगों को मैं एक और खबर भी देना चाहता हूं। कर्नाटक प्रदेश जो चंदन की खेती के कारण जाना जाता था, चंदन की लकड़ी के कारण जानता था, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ने हमारे यहां कर्नाटक से चंदन के स्पेसिमेन ले जाकर के एक बहुत बड़ा जंगल खड़ा कर दिया है। दुनिया के बाजार में अब कर्नाटक को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करना पड़े ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। सरकारें सोती रही भूतकाल में। हमें कर्नाटक की जो सबसे बड़ी ताकत है चंदन, उस पर बल देना है और दुनिया में अग्रिम पंक्ति में हमारे कर्नाटक की चंदन की लकड़ी और उससे बनी हुई चीजें जो लाखों लोगों को रोजगार देती है। अग्रिम पंक्ति में हमारे कर्नाटक की चंदन की लकड़ी और उससे बनी हुई चीजें जो लाखों लोगों को रोजगार देती है, हमारी अपनी शान है, पहचान है, उसको बल देना। और इसलिए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान को जिस धरती माता से अपना पेट भरता है, समाज का पेट भरता है, देश का पेट भरता है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा करता है, अगर वो धरती माता बीमार हो गई तो क्या होगा? धरती माता, इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड, हमारी धरती माता की तबीयत कैसी है, वो कहीं बीमार तो नहीं हो गई, उसके अंदर कुछ कमियां तो नहीं आ गई, बिन जरूरी उसमें फर्टिलाइजर तो नहीं डाल दिया, बिन जरूरी उसमें पानी तो नहीं डाल दिया, दवाइयां तो नहीं डाल दी। हमारे किसान को आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की ओर ले जाने के लिए ये काम करना है। सोलार पंप, जैसे मैंने कहा कि सोलार रिवॉल्यूशन के लिए कर्नाटक में बहुत काम कर रहे हैं। आगे के दिनों में हम किसान को सोलार पंप की ओर ले जाना चाहते हैं। सूर्य शक्ति से चलने वाले पंप से ही वो पानी निकाले और ड्रिप इरिगेशन से आगे पहुंचाए, स्प्रिंकलर से पहुंचाए, उसका खर्चा कम हो जाएगा। हम वैल्यू एडिशन चाहते हैं। आपको मालूम होगा, मैं कर्नाटक में बहुत पहले जब नई नई सरकार बनाई, उसके कुछ ही महीनों में मैंने कर्नाटक में आकर के एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर में फूड प्रोसेसिंग का बड़ा पार्क का उद्घाटन किया था। अब पूरे देश में हम उसका नेटवर्क बना रहे हैं। हमने पूरा एक ग्लोबल लेवल का फूड का वैल्यू एडिशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए दुनिया के लोगों को बुलाया था। कर्नाटक में इसकी बहुत संभावना है। कर्नाटक में ऐसे उत्पादन हैं जिसका फूड प्रोसेसिंग के द्वारा हम दुनिया के अंदर अपना स्थान पैदा कर सकते हैं। तो ऐसी अनेक चीजें हैं जिस पर हम बल देना चाहते हैं और किसान को एक नहीं। अब आप देखिए, यूरिया में नीम कोटिंग किया, यूरिया की चोरी बंद हो गई और नीम कोटिंग के कारण उत्पादन में 5%, 7%, 15% सुधार हो गया। हम डेयरी में बदल देना चाहते हैं, पशुपालन को। हम स्वीट रिवॉल्यूशन करना चाहते हैं, हनी, मधु का उत्पादन, शहद का उत्पादन, हनी का उत्पादन। हमारा किसान अगर 50 भी पेटी रख लेता है अपने खेत में, फसल को तो वो फायदा करते ही करती है मधुमक्खी, लेकिन 1.5-2 लाख रुपया हमारा किसान आराम से शहद से कमा सकता है। और शहद तो रखो, खराब भी नहीं होता है जब अच्छा दाम। ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೆಲಿಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. आप अब आने वाले 12 मई तक एक पल भी किसी और काम के लिए नहीं कर पाएंगे, इसी काम में लगाएंगे। और मतदाताओं के बीच में जितना समय ज्यादा जाता है वो देखिए, कार्यकर्ताओं के बीच में समय कितना जाता है वो आज महत्व का नहीं है। मतदाताओं के बीच में जाना चाहिए। हमें मत को सक्रिय करना चाहिए, हमें मत को परिवर्तित करना चाहिए, हमें मत को मतदान बूथ तक ले जाना चाहिए। उन सारी चीजों पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। मैं रूबरू में आऊंगा, विस्तार से बहुत सी बातें बताऊंगा। आज मेरा इरादा कार्यकर्ताओं से मिलने का था, उम्मीदवारों से मिलने का था, उन सभी कार्यकर्ताओं से मिलना था जो टिकट चाहते भी थे, लेकिन सबको टिकट मिल नहीं पाती, आप भी जानते हैं। लेकिन हम सबने भारतीय जनता पार्टी के विजय के लिए, कमल खिलाने के लिए और कर्नाटक के भाग्य बदलने के लिए पूरी ताकत से काम करना है, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अपप्रचार की आंधी के बीच सत्य को लेकर के चलना है। इसी एक विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಲಿಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮತದಾರರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ಸೆಳೆಯಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೇನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಸುತ್ತಿದ ನಂತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕೆತ್ತನೆಯಿಂದ ಹಲವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗೇನೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಂತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಪುರುಷ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಷ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮೋದಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜನಮನವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರ ಬಳಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಇದಿಷ್ಟು ಈವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.